गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हिमालय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपकी विशेष आवश्यकता और विशेष अनुरोध पर हम लेकर के आए हैं 12वीं एग्रीकल्चर का अध्याय 6, जिसमें हम बात करेंगे अम्लीय व लवण प्रभावित मृदाओं के बारे में। ये जो चैप्टर है काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है बच्चों के लिए, तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे थे कि सर इतने लंबे चैप्टर को हम कैसे याद करें, कैसे कवर करें। तो इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है वो बहुत ही ईजिली यानी बहुत ही सरल रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का। नाम मैंने आपको बता दिया, अम्ल एवं लवण प्रभावित मृदाएं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ भी रटने की आवश्यकता इसमें नहीं है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, केवल समझने की आपको कोशिश करनी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हिमायर कोचिंग क्लासेस आपको अब 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 1500 रुपए में 12th एग्रीकल्चर का फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। इस कोर्स में आपको 12वीं के साथ साथ जेड की तैयारी भी मिलेगी। अगर आप केवल 12वीं का कोर्स भी लेना चाहते हो तो केवल 12वीं का कोर्स भी आप इसमें अलग से कर सकते हो, वो भी मात्र 1500 रुपए में। कोई ज़्यादा पैसे नहीं है और आपको तीनों ही विषयों की यहाँ कोचिंग मिलेगी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो पॉइंट है वो है अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं। तो चलिए हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम वो चीजें जान लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में पूछी जाती हैं, क्योंकि अगर हमें ये चीजें पता होंगी तो हमें चैप्टर को कवर करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। अब मान लो मैं सबसे पहले बात करूँ इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीजें जो हैं पूछी जाती हैं, तो आपको जनरली मैंने यहाँ बता दिया कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो आपको पूछी जाएगी अम्लीय मृदा, और अम्लीय मृदा में कौन कौन से पॉइंट, अम्लीय मृदा की विशेषता, अम्लीय मृदा के कारण, अम्लीय मृदा के प्रभाव, अम्लीय मृदा के सुधार के उपाय, ये चीज तो हम अम्लीय मृदाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद लवण प्रभावित मृदाएं। लवण प्रभावित मृदाओं में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे लवणीय मृदा की विशेषता, कारण, प्रभाव, वर्गीकरण और सुधार के उपाय। फिर हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत चालकता, जो कि छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विनमेशियल सोडियम प्रतिशतता, ये भी छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट RSC, ये भी काफी अच्छा और छोटा सा पॉइंट है। लास्ट में फिर हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम अधिशोषण अनुपात। ये 6 पॉइंट हैं और हम इन 6 पॉइंटों के बारे में इस पूरी क्लास में चर्चा करेंगे। आपका चैप्टर मुझे लगता है काफी बड़ा है किताब में अगर आप देखोगे तो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इजीली, बहुत ही सरल, बहुत ही साफ सुथरा होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय मृदा। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम अम्लीय मृदा के बारे में जानेंगे स्टूडेंट कि अम्लीय मृदा क्या होती है, क्या क्या प्रश्न आपको अम्लीय मृदा से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपना पॉइंट रखते हैं पहला, अम्लीय मृदा, और पूरी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे सारी चीजों को, जितने भी प्रश्न, जितनी भी चीजें हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करें स्टूडेंट्स? पहला जो पॉइंट है हमारा वो है अम्लीय मृदा। क्या है स्टूडेंट्स? अम्लीय मृदा। अब अम्लीय मृदा क्या होती है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आपको पता है अम्लीय मृदा क्या होती है। अम्लीय मृदा की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अम्लीय मृदा क्या है? वे मृदाएं जिनका पीएच मान, जिनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। आप लोग बड़ी ही आसानी से बता सकते हो कि वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अम्लीय मृदा। दूसरी में बात करूं स्टूडेंट्स, ये जो अम्लीय मृदा है वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा आर्द्र और नम क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आर्द्र व नम क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? आर्द्र व नम क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका रंग अगर मैं बात करूं, इनका रंग कैसा होता है? तो इसमें इनका जो रंग है वो होता है भूरा। रंग कैसा होता है? भूरा। और अगर स्टूडेंट्स में भारत में बात करूं, इसमें भारत में, तो भारत में 90 मिलियन हेक्टेयर, 90 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है वहां पर अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं? तो भारत में कितने परसेंट पर? 90 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है वहां पर अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। ये तो बात हो गई अम्लीय मृदाओं की सामान्य जानकारी। पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। वे मृदाएं
जिनका पीएच मान 7 से कम होगा क्या कहलाएंगी, अम्लीय मृदाएं कहलाएंगी। दूसरा, ये कहाँ पाई जाएंगी, आर्द्र व नम क्षेत्रों में। रंग कैसा होगा, भूरा होगा। और भारत में कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है, 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अब नेक्स्ट में अगर पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट्स, अगला हमारा पॉइंट क्या आता है, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है अम्लीय मृदा बनने के कारण। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि अम्लीय मृदा बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या क्या क्या कारण होते हैं अम्लीय मृदा बनने के कारण लिखिए। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अम्लीय मृदा बनने के कारण लिखिए। अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अम्लीय मृदा बनने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो चलिए इसमें मैं बहुत ही बेसिक से और बहुत ही आसानी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये मृदा कहाँ पाई जाती है, आर्द्र व नम क्षेत्रों में। अब आर्द्र और नम क्षेत्र कब विकसित होंगे, जब वर्षा ज्यादा होगी। क्या होगी, वर्षा ज्यादा। तो मैं पहले कह सकता हूं कि इनके बनने का कारण क्या है, एक तो इनका कारण हो गया वर्षा की अधिकता। क्या हो गया, वर्षा की अधिकता। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहां किस प्रकार की मृदा विकसित होती है, वहां जो मृदाएं विकसित होंगी वो कैसी होंगी, अम्लीय मृदाएं होंगी। दूसरी में अगर बात करें तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा पैतृक पदार्थ। एक तो वर्षा की अधिकता हो गई, दूसरा क्या हो गया, पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब क्या है, पैतृक पदार्थ का मतलब है जिन पदार्थों से मिलकर के मृदा बनी है, अगर वो पदार्थ अम्लीय है तो उनसे निर्मित मृदा भी कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो अगर पैतृक पदार्थ अम्लीय है तो मृदा भी कैसी होगी, अम्लीय होगी। तीसरी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तीसरा क्या है, तीसरा आया है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। क्या आएगा, अम्लीय उर्वरकों का उपयोग, उर्वरकों का प्रयोग। कितने कारण हो गए, 3 कारण हो गए हमारे। पहला कारण वर्षा की अधिकता, दूसरा पैतृक पदार्थ, तीसरा अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अगर मैं चौथे कारण की बात करूं स्टूडेंट्स, चौथा कारण क्या आता है, चौथा कारण आता है यहाँ कवकों की अधिकता। क्या आता है, कवकों की अधिकता। अगर मृदा में कवकों की अधिकता होती है तो भी मृदा कैसी विकसित होती है, अम्लीय विकसित होती है। पांचवी अगर मैं कारण की बात करूं स्टूडेंट्स, तो पांचवा जो हमारा कारण होगा वो होगा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता। क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता। ये क्या हो गए, ये हो गए आपकी अम्लीय मृदा बनने के कारण। आपसे डायरेक्टली और सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या क्या होते हैं। तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, आपकी अम्लीय मृदा बनने के कारण हो गए। पहला वर्षा की अधिकता, दूसरा पैतृक पदार्थ, तीसरा अम्लीय उर्वरकों का उपयोग, चौथा कवकों की अधिकता और पांचवा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता। ये सारे क्या हैं, ये सारे अम्लीय मृदा बनने के कारण हैं। आपसे प्रश्न भी ऐसे पूछा जाएगा, आपको कोई 3 कारण बताने के लिए। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या पूछा जाता है, अगर मैं किसकी बात करूं, अगले पॉइंट की बात करूं तो स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है अम्लीय मृदा के प्रभाव। क्या आता है, अम्लीयता के प्रभाव। अम्लीयता के क्या क्या प्रभाव होते हैं, अम्लीयता के प्रभाव। आपसे प्रश्न पूछेगा फसलों व पादपों पर अम्लीयता के क्या प्रभाव होते हैं, लिखिए। यानी अम्लीयता अगर मृदा में हो गई तो उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या उसके इफेक्ट दिखाई देंगे। तो अगर मैं स्टूडेंट्स क्या बात करूं, अम्लीयता के प्रभावों की बात करूं तो कुछ इस तरह से अम्लीयता के प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव क्या होगा, जो पादप की जड़ें हैं, क्या है, पादप की जड़ें वो कैसी हो जाती है, पीली, पीली, और पीली के साथ में ही कैसी हो जाती है, जहरीली। यानी तो पहला कारण तो क्या हो गया, पहला कारण हो गया कि अम्लीय मृदा में पादप की जड़ें कैसी हो जाती है, जहरीली या पीली हो जाती है। दूसरी अगर मैं कारण की बात करूं स्टूडेंट्स, अम्लीय मृदा में जीवाणुओं की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी, तो मृदा में जो जीवाणु हैं, जीवाणुओं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं जीवाणुओं की तो कमी हो गई, और कवकों की क्या हो जाती है, कवकों की अधिकता हो जाती है। अगर मृदा अम्लीय है तो जीवाणुओं की क्या होगी, कमी, लेकिन कवकों की क्या होगी, अधिकता होगी। चौथी अगर मैं बात करूं मृदा में तो कुछ तत्व हैं, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, निकेल है, मैग्नीज है, मैग्नीज एम है, इनकी तो क्या हो जाती है, इनकी तो हो जाती है अधिकता, इनकी क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। यानी मैं कह सकता हूं कि अम्लीय मृदा में एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल और मैग्नीज इनकी क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इसके विपरीत कुछ तत्व हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है,
मैग्नीशियम है, इनकी क्या हो जाती है मृदा में, कमी हो जाती है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके अम्लीय मृदा के प्रभाव। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अम्लीय मृदा के फसलों और मृदा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं अम्लीयता के। तो अम्लीयता के क्या क्या प्रभाव होंगे मैंने आपको बता दिया। पहला प्रभाव क्या होगा, पादप की जड़ें पीली पड़ जाएंगी और जहरीली हो जाएंगी। दूसरा, जीवाणुओं की कमी हो जाएगी। तीसरा, कवकों की क्या हो जाएगी, अधिकता। चौथा क्या हो जाएगा, इन तत्वों की अधिकता हो जाएगी और इन तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये क्या हो गए, ये हो गए आपके अम्लीय मृदा के प्रभाव। अगला पॉइंट आपको पूछा जाता है अम्लीय मृदा के सुधार के उपाय। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बात करूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं अम्लीय मृदा सुधार के उपाय। सुधार के उपाय, अम्लीय मृदा सुधार के उपाय। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अम्लीय मृदा का सुधार कौन कौन से पदार्थों के द्वारा किया जाता है। तो मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, जो अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है वो आपका चूना युक्त पदार्थों के द्वारा किया जाता है। पहली चीज तो क्या है कि अम्लीय मृदा का सुधार चूना युक्त पदार्थों के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं कौन कौन से पदार्थ यहाँ उपयोगी हैं, जैसे एक तो मैं बात करूं बिना भुजा चूना, क्या आता है, बिना भुजा चूना। एक तो क्या आ गया, बिना भुजा चूना जिसको हम कहते हैं CaO। दूसरी में अगर बात करूं भुजा हुआ चूना, दूसरा क्या हो गया, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना जिसको हम कह देते हैं CaOH2। तीसरी में अगर बात करूं, तीसरा क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, तीसरा आ जाता है चूना पत्थर, चूना पत्थर जिसको हम क्या कह देते हैं CaCO3। चौथी में अगर बात करूं, चौथा क्या जाता है, चौथा आ जाता है डोलोमाइट। क्या जाता है, डोलोमाइट, MgCOOH3। ठीक है, डोलोमाइट। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अम्लीय मृदा का सुधार कौन कौन से पदार्थों के द्वारा किया जाता है। तो अम्लीय मृदा का सुधार कौन कौन से पदार्थों के द्वारा होगा, एक तो भुजा हुआ चूना, एक बिना भुजा हुआ चूना, एक चूना पत्थर और एक डोलोमाइट। इनके द्वारा क्या किया जाता है, अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं एक पॉइंट और बचता है हमारा अम्लीय मृदा में, वो पॉइंट क्या बचता है, पॉइंट बचता है अम्लीय मृदा में उगाई जाने वाली फसलें। कि अम्लीय मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स अम्लीय मृदा कौन से क्षेत्रों में विकसित होती है, जहां वर्षा ज्यादा होती है या जहां आर्द्र और नम जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ फसलें भी कौन कौन सी उगाई जाएंगी, जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होगी। अम्लीय मृदा में केवल वही फसलें उगाई जाती हैं जिनको अधिक जल की आवश्यकता होती है। अब ऐसी फसलें कौन कौन सी हैं, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं सबसे पहले क्या है, धान। एक तो क्या है आपकी धान। दूसरी बात करूं कौन सी है, चाय। तीसरी बात करूं कौन सी है, गन्ना। यानी ये फसलें किस मृदा में उगाई जाती हैं, ये फसलें अम्लीय मृदा में उगाई जाती हैं। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से अम्लीय मृदा में उगाई जाने वाली फसल कौन कौन सी है। तो अगर मैं अम्लीय मृदा की बात करूं स्टूडेंट्स तो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, धान, चाय और गन्ना। ये जो तीनों ही फसलें हैं ये किस प्रकार की मृदा में उगाई जाती हैं, अम्लीय मृदा में उगाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा पोर्शन हुआ अम्लीय मृदा का कंप्लीट। अम्लीय मृदा में हमने क्या क्या पढ़ा, सामान्य जानकारी या विशेषता, बनने के कारण, अम्लीयता के प्रभाव, सुधार के उपाय और उगाई जाने वाली फसलें। ये सारी चीजें हमने बात कर ली अम्लीय मृदा में। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट पर, और हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा आता है लवण प्रभावित मृदाएं। तो अब हम जानते हैं लवण प्रभावित मृदाओं के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा लवण प्रभावित मृदाएं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लवण प्रभावित मृदा, लवण प्रभावित मृदा। अब अगर मैं स्टूडेंट्स लवण प्रभावित मृदाओं की बात करूं तो सबसे पहले बात आती है कि ये मृदाएं होती क्या हैं, लवण प्रभावित मृदाएं। ये वे मृदाएं होती हैं जिनका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। जैसे एक तो मैंने क्या जाना, एक तो मैंने अम्लीय मृदा जानी, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान 7 से कम। और जिन मृदाओं का पीएच मान कितना होता है, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जिनका पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है, उनको क्या कहा जाता है,
उनको कहा जाता है लवणीय मृदा। क्या कहा जाता है? लवणीय मृदा कहा जाता है। अगर मैं स्टूडेंट्स लवणीय मृदाओं की बात करूं या लवण प्रभावित मृदाओं की बात करूं तो ये जो राजस्थान है, राजस्थान के 3.67 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है। अगर मैं कहाँ बात करूं, राजस्थान की बात करूं तो ये राजस्थान के 3.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है। जो लवण प्रभावित मृदा है वो राजस्थान के 3.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट में अगर क्या बात करूं स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट, तो लवण प्रभावित मृदाएं हैं, क्या है? लवण प्रभावित मृदा वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा लवणीय मृदाओं का विकास कौन से क्षेत्रों में होता है, तो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। आगे अगर मैं बात करूं तो लवण प्रभावित मृदाएं हैं, इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इनको क्या कहा जाता है? रेह मिट्टी कहा जाता है। गुजरात में इनको खारी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इनको ऊपू कहा जाता है। ठीक है, ऐसे राजस्थान में इनको क्या कहा जाता है? खारी कहा जाता है, यानी लूनी खारी कहते हैं राजस्थान में। तो अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लवण प्रभावित मृदाओं की विशेषताएं। लवण प्रभावित मृदाओं की विशेषताएं, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं इनकी विशेषता। इनकी विशेषता क्या क्या होती है? विशेषता या आपसे क्या पूछेगा? लवण प्रभावित मृदाओं की पहचान, या तो क्या पूछ लेगा कि लवण प्रभावित मृदाओं की क्या पहचान होती है, या पूछ लेगा कि लवण प्रभावित मृदाओं की क्या क्या विशेषता होती है। कोई 3 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स पहले पॉइंट की बात करूं लवण प्रभावित मृदाओं में, पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या होगा? इनकी जो ऊपरी परत है, इनकी क्या है? ऊपरी परत। ऊपरी परत पर क्या जम जाता है? पाउडर। ऊपरी परत पर क्या पाया जाता है? पाउडर पाया जाता है। पहली विशेषता क्या हो गई कि इनकी ऊपरी परत पर क्या पाया जाता है? पाउडर पाया जाता है। दूसरी में बात करूं स्टूडेंट्स, दूसरी, इन मृदाओं में क्या पाई जाती है? इन मृदाओं में दरारें पाई जाती हैं। मृदाओं में क्या पाई जाती है? दरारें पाई जाती हैं। तीसरी में स्टूडेंट्स बात करूं, इन मृदाओं में हमेशा क्या होती है? हमेशा जल की कमी होती है। हमेशा क्या होती है? जल की कमी। यानी अगर कोई पौधा हमेशा जल की कमी के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है तो समझ लो कि वो मृदा कैसी है? वो मृदा आपकी लवणीय है। लवणीय मृदा में जब भी कोई पौधा उगाया जाता है, भले ही आप उसमें भरपूर पानी दे दो, वो हमेशा क्या करेगा? जल की कमी के लक्षण प्रदर्शित करेगा। चौथी अगर मैं बात करूं, इन मृदाओं की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह है, उस पर पानी लंबे समय तक भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पानी भी भरा रहता है। अगर आप इन मृदाओं में पानी देंगे तो पानी लंबे समय तक क्या रहता है? भरा रहता है। ये 4 क्या हो गई? इनकी विशेषता होगी। वैसे आपसे कोई 3 ही विशेषताएं पूछी जाएंगी, 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आप 4 विशेषताएं बता सकते हो। ऊपरी परत पर पाउडर पाया जाता है, दूसरा दरारें पाई जाती हैं, इनमें हमेशा क्या होती है? जल की कमी के लक्षण प्रदर्शित करती हैं, और ऊपरी सतह पर क्या भरा रहता है? पानी या जल भरा हुआ रहता है। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी लवण प्रभावित मृदाओं की विशेषताएं। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं इनके प्रकार, प्रकारों के बाद में बात करूंगा। पहले चलो एक चीज और देख लेते हैं। हम देखते हैं बनने के कारण, क्या देख लेते हैं? बनने के कारण। लवणीय मृदा बनने के कारण, बनने के कारण आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि लवणीय मृदा बनने के कारण कौन कौन से हैं। अगर मैं लवणीय मृदा बनने के कारणों की बात करूं स्टूडेंट्स, तो कौन कौन से कारण होंगे? चलिए देख लेते हैं। पहला कारण क्या होगा? पहला कारण होगा हमारा पैतृक पदार्थ। क्या होगा? पैतृक पदार्थ। अगर मान लो जिन पदार्थों से मृदा बनी है वो ही लवणीय है, तो मृदा कैसी होगी? लवणीय प्रकृति की होगी। दूसरी में अगर बात करूं, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वर्षा की कमी। क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी। एक तो पैतृक पदार्थ हो गया, दूसरा वर्षा की कमी हो गई, तीसरा हो गया लवणीय जल। क्या हो गया? लवणीय जल। अगर हम लवणीय जल से सिंचाई करते हैं तो किस प्रकार की मृदाएं विकसित होंगी? लवणीय मृदाएं विकसित होंगी। चौथी अगर हम बात करूं क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, क्या होगा? क्षारीय उर्वरकों का उपयोग, क्षारीय उर्वरकों का उपयोग। पांचवी में बात करूं जल निकास की कमी, क्या होगा? जल निकास, जल निकास की कमी। छठवीं में बात करूं नहरों का रिसाव, नहरों का रिसाव, यानी नहरों से जो पानी रिसता है उससे भी कैसी मृदाएं विकसित होती हैं? लवणीय मृदाएं विकसित होती हैं।
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लवणीय मृदा बनने के कारण कौन कौन से हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हो कि लवणीय मृदा कौन कौन से कारणों से बनती है। पहला कारण क्या हुआ, पैतृक पदार्थ, दूसरा वर्षा की कमी, तीसरा लवणीय जल से सिंचाई, चौथा क्षारीय उर्वरकों का उपयोग, पांचवा जल निकास की कमी, छठवां नहरों का रिसाव। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए लवणीय मृदा बनने के कारण। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट हमें पूछा जाता है, अगला पॉइंट क्या पूछा जाएगा, अगला पॉइंट पूछा जाएगा लवणीय मृदा के प्रभाव, या वो पूछ लेगा लवणीयता के प्रभाव। क्या पूछ लेगा, लवणीयता के प्रभाव, लवणीयता के प्रभाव। वो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि मृदा लवणीयता के पात्रों पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। अगर मैं लवणीयता के प्रभावों की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला इसका प्रभाव क्या होगा, सबसे पहला जो इसका प्रभाव होता है वो यह कि पादप की जो कोशिका भित्ति है, पादप की क्या है, कोशिका भित्ति, जिसको हम कहते हैं छाल, पादप की कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, ये फट जाती है, पादप की कोशिका भित्ति फट जाती है। यानी अगर आपकी मृदा लवणीय है तो पादपों का जो तना होगा, तने का जो ऊपरी भाग होगा जिसको हम कह देते हैं छाल, वो क्या हो जाती है, फट जाती है। दूसरी में बात करूं, दूसरा इससे क्या होता है लवणीय मृदा से, मृदा संरचना खराब हो जाती है। क्या हो जाता है, जो मृदा संरचना है, मृदा संरचना ये क्या हो जाती है, मृदा संरचना खराब हो जाती है, मृदा संरचना क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तीसरी में बात करूं, अगर आपकी मृदा लवणीय है तो सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाती है, कमी, सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं मृदा में, कम हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाएगी, मृदा में कमी हो जाएगी। चौथी में अगर बात करूं, चौथा पॉइंट क्या होगा, मृदा में जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन तत्वों की क्या हो जाएगी, इन तत्वों की हो जाएगी अधिकता। सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन तत्वों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। और इसके विपरीत जो दूसरे तत्व है जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए मृदा लवणीयता के प्रभाव। क्या क्या प्रभाव होंगे, सबसे पहला कोशिका भित्ति फट जाती है, दूसरा मृदा की संरचना क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तीसरा सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाती है, मृदा में कमी हो जाती है, चौथा सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्या हो जाती है, मृदा में अधिकता हो जाती है, पांचवा एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, इनकी भी क्या हो जाती है, मृदा में कमी हो जाती है। तो ये क्या हो गए, ये इसके हो गए लवणीयता के प्रभाव, ये क्या हो गए बनने के कारण। नेक्स्ट में बात करूं लवणीय मृदा सुधार के उपाय। अगला पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आता है लवणीय मृदा सुधार के उपाय। ये काफी इंपोर्टेंट है, लवणीय मृदा सुधार के उपाय। अब अगर मैं बात करूं लवणीय मृदा का सुधार आप कौन कौन से उपायों के द्वारा कर सकते हैं, तो इसके जनरली 3 प्रकार के उपाय आते हैं। कितने प्रकार के उपाय आते हैं, 3 प्रकार। सबसे पहले मैं बात करूं भौतिक उपाय, क्या भौतिक उपाय, एक तो क्या आता है, एक तो आता है भौतिक उपाय। अब भौतिक उपाय में कौन सी क्रिया आती है जिन्हें हम आंखों द्वारा देखकर कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं भौतिक उपाय में आता है आपका जल निकास, क्या आता है, जल निकास है। दूसरा आपका आता है खुरचना, जल निकास हो गया, खुरचना हो गया। तीसरा आपका आ गया सिंचाई, जल निकास है, खुरचना है, सिंचाई है। ठीक, इसमें आ गए, ये तो आपके आगे भौतिक उपाय। दूसरी में अगर बात करूं दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स अपना दूसरा रासायनिक उपाय, रासायनिक उपाय। एक तो क्या हो गया भौतिक उपाय, दूसरे क्या आते हैं रासायनिक उपाय। अब रासायनिक उपाय में क्या करते हैं, रसायनों का उपयोग, और जिन रसायनों का उपयोग मृदा सुधार में किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, मृदा सुधारक। ध्यान रखना, जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग मृदा के सुधार में किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, मृदा सुधारक कहते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ कौन कौन से रासायनिक पदार्थ आते हैं, एक तो आता है आपका जिप्सम, क्या आता है, जिप्सम। दूसरा आपका आता है यहाँ पाइराइट, जिप्सम है, पाइराइट है। तीसरी में बात करूं, तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आपका आता है फास्फोजिप्सम है, क्या है, फास्फोजिप्सम। यानी इन पदार्थों का उपयोग कहां किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है लवणीय मृदा के सुधार में। जिप्सम है, पाइराइट है, फास्फोजिप्सम है, कहां उपयोगी है, लवणीय मृदा के सुधार में उपयोगी है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तीसरा उपाय क्या आता है, तीसरा उपाय आता है आपका जैविक उपाय। क्या आता है, जैविक उपाय, यानी लवणीय मृदा सुधार के जैविक उपाय। अब जैविक उपाय में हम किसका उपयोग करते हैं, सबसे पहले
सबसे पहला उपयोग हम किसका करेंगे, हरी खाद। एक तो हम किसका उपयोग करते हैं, हरी खाद का उपयोग करते हैं। दूसरा हम किसका उपयोग करते हैं, कटीली खरपतवार का उपयोग करते हैं, कटीली खरपतवार। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लवणीय मृदा के सुधार में किस प्रकार के खरपतवारों का उपयोग किया जाता है, या लवणीय मृदा सुधार में कौन से खरपतवार का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, कटीली खरपतवार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, तीसरा पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स, तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है आपका वनस्पति। क्या है, वनस्पति। यानी हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने घास उगा लिया, तो घास क्या कर लेंगे, लवणीयता को अवशोषित कर लेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये तीन तरह के आपके उपाय होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले भौतिक उपाय, फिर रासायनिक उपाय, फिर जैविक उपाय। एक कृषिगत उपाय भी आते हैं। कौन से उपाय आते हैं, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट चौथे पॉइंट पर, तो चौथे पॉइंट पर हमारे क्या आते हैं, चौथे पॉइंट पर आते हैं कृषि उपाय। क्या आते हैं, कृषि उपाय। अब कृषि उपायों में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं बीजोपचार। क्या कर सकते हैं, बीजोपचार, बीजोपचार। अब बीजोपचार किसके द्वारा करते हैं, नमक के द्वारा। अगर हम लवणीय मृदा में फसल उगाते हैं तो हम उसको नमक के 0.5% घोल से क्या करते हैं, उपचार करते हैं। नमक के घोल से उपचार करने से होता क्या है, जो मृदा की लवणीयता है उस लवणीयता का प्रभाव खत्म हो जाता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फसल। क्या कर सकते हैं, फसल। जैसे हमें पता है कि अगर हमारी मृदा लवणीय है तो हम उसमें कौन सी फसलें उगाएंगे, जो लवणीय मृदा में उगाई जाती है, जैसे जौ है, जैसे ढेंचा है, जौ है, ढेंचा है, तंबाकू है, वो हम फसलें उगाएंगे। एक क्या आता है, तीसरा, तीसरा आ जाएगा किस्म। हम किसी फसल की केवल वे ही किस्में उगाएंगे जो लवणीय मृदा के लिए बनाई गई है। जैसे हमें गेहूं उगाना है तो गेहूं के हम कौन सी उगाएंगे, खराचिया 65 उगाएंगे। तो ये हो गया, ये आपके क्या हो गए, लवणीय मृदा सुधार के उपाय हो गए। मैंने क्या क्या बता दिया आपको, लवणीय मृदा क्या है, विशेषता क्या क्या होती है, बनने के कारण क्या है, लवणीयता के प्रभाव क्या होते हैं, और इसका सुधार किस किस तरीके से किया जा सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अम्लीय मृदा का, लवणीय मृदा का विकास कैसे होता है, लवणीय मृदा कैसे बनती है। तो लवणीय मृदा के अगर विकास की बात करूं स्टूडेंट्स, क्या बात करूं, लवणीय मृदा का विकास, तो लवणीय मृदा का विकास सामान्यतः 3 चरणों में होता है, 3-4 चरणों में होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है नमक एकत्र। सबसे पहले क्या होता है, नमक एकत्र होता है। सबसे पहले क्या होता है, नमक एकत्रित होता है। फिर इस नमक का क्या होता है, निक्षालन होता है। नमक का क्या होता है, निक्षालन। नमक एकत्र हुआ, फिर नमक का क्या हुआ, निक्षालन हुआ। निक्षालन से क्या बन गए, लवण। फिर क्या हो गया, लवणों का निर्माण, लवणों का निर्माण। और फिर क्या हुआ, फिर हुआ रिग्रेडेशन। क्या हुआ, निम्नीकरण। मैं कह सकता हूं निम्नीकरण। क्या हुआ, निम्नीकरण। यानी लवणीय मृदाओं का निर्माण 4 चरणों में होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लवणीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है, तो एक वैज्ञानिक था डी सिगमोंड के अनुसार लवणीय मृदा का निर्माण 4 चरणों में होता है। नमक एकत्रित होना, निक्षालन, लवणों का निर्माण, निम्नीकरण, और फिर एक आ जाता है निम्नीकरण के बाद जो अगला पॉइंट आता है, रिग्रेडेशन। यानी जिन मृदाओं में एक बार निम्नीकरण हो जाता है उनमें दोबारा से निम्नीकरण होना क्या कहलाता है, रिग्रेडेशन कहलाता है। इतने सारे पॉइंट आपको पूछे आते हैं लवणीय मृदाओं से। यहां से भी आपको और पॉइंट पूछे आते हैं। जैसे प्रश्न पूछेगा कि मृदा के सुधार में जब हम जिप्सम का उपयोग करते हैं उसकी शुद्धता कितनी होती है, तो इसकी शुद्धता होती है 80%। कितनी होती है, 80%। यानी जब हम मृदा के सुधार में जिप्सम का उपयोग करते हैं उसकी शुद्धता कितनी होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए। आगे अगर बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम कहां पाया जाता है, तो बीकानेर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान में बीकानेर में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पायराइट कहां पाया जाता है, तो ये सीकर में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पायराइट कहां पाया जाएगा, सीकर में पाया जाएगा। ये प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। यहां तक मैंने किसकी बात कर ली, लवणीय मृदा की बात कर ली। अब एक पॉइंट हमारा शेष बचा है केवल, लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण। तो चलिए स्टूडेंट्स हम उसको भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण। चलिए इसकी बात करें स्टूडेंट्स में, लवणीय मृदाओं की बात करें। लवणीय मृदा या जो लवण प्रभावित मृदा है, तो इन लवण प्रभावित मृदाओं को केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, इसकी बात करूं, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान,
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने लवणीय मृदाओं को कितने भागों में बांटा है? तो इसने जो मृदाओं को बांटा है 2 भागों में। एक और कौन सी? एक तो लवणीय, और दूसरी कौन सी? क्षारीय। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है करनाल में। कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा में स्थित है। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने लवणीय मृदाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा है, एक लवणीय मृदा और दूसरा क्षारीय मृदा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने मृदाओं को 2 भागों में बांटा है, एक लवणीय, एक क्षारीय। लेकिन अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसकी बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है? इन मृदाओं को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं तीनों भागों के बारे में। तीनों भागों से आपको प्रश्न पूछे आते हैं। जैसे मैं ये साड़ी बना लेता हूं, यहां तो मैं ले लेता हूं अवयव, ठीक है, या मैंने ली मृदाएं, या मैंने एक ले लिया आपकी। एक तो जो मृदा होती है वो होती है क्षारीय, पहले मैं लेता हूं लवणीय। ये कौन सी होती है? लवणीय। ये साड़ी से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो लवणीय, दूसरी क्षारीय और तीसरी लवणीय क्षारीय। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लवणीय मृदाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय। चलिए अब इनसे प्रश्न कैसे पूछता है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इनके मुख्य अवयवों की। एक अवयव तो इनका क्या आता है? एक अवयव आता है इनकी विद्युत चालकता या ईसी। पीएच बात कर लेते हैं सबसे पहले। पीएच, लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है? 8.5 से अधिक। कितना होगा? 8.5 से अधिक। जहां भी लवणीय शब्द आपको मिले 8.5 से अधिक नहीं, 8.5 से कम, सॉरी, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 8.5 से कम। चलिए इसका कितना होगा? 8.5 से कम। इसका कितना होगा? 8.5 से अधिक। आपको पूछा भी जाएगा कि क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो 8.5 से अधिक। लवणीय क्षारीय कितना होगा? 8.5 से अधिक। तो पहली बात तो किसकी हो गई? पहली बात तो पीएच की हो गई। पीएच आपको समझ में आ गया होगा। लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? लवणीय मृदा का पीएच मान होगा आपका 8.5 से कम, क्षारीय का 8.5 से अधिक, और फिर लवणीय क्षारीय का 8.5 से अधिक होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं दूसरा पॉइंट आता है, वो दूसरा पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट आएगा ईसी, या इसको कहते हैं विद्युत चालकता। ईसी या विद्युत चालकता। लवणीय मृदा की ईसी कितनी होती है? 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से क्या होगी? अधिक। 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक। इसकी कितनी होगी? क्षारीय मृदा की 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम। इसकी कितनी होगी? 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक। यानी लवणीय क्षारीय की 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक, इसकी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम, और इसकी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होगी। ये क्या हो गई? ईसी हो गई। तीसरा एक पॉइंट और आता है, उसकी अगर बात करूं, एक आता है आपका ईएसपी। क्या आता है स्टूडेंट्स? ईएसपी। ईएसपी हम कह देते हैं विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। क्या कहते हैं? विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। अगर मैं विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता की बात करूं तो लवणीय मृदा की कितनी होती है? लवणीय मृदा की होती है 15% से कम। कितनी होती है? 15% से कम। क्षारीय मृदा की कितनी होती है? 15% से अधिक। कितनी होती है? 15% से अधिक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी कितनी होती है? 15% से अधिक। आपको प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं इन मृदाओं का रंग, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसमें। अगर मैं इन मृदाओं के रंग की बात करूं स्टूडेंट्स जनरली, तो रंग अगर इनकी बात करूं, इनका रंग कैसा होता है? लवणीय मृदाओं का सफेद। कैसा होता है? सफेद होता है। क्षारीय मृदाओं का रंग कैसा होता है? क्षारीय मृदाओं का रंग होता है आपका काला। क्या होता है? काला। और लवणीय क्षारीय का रंग कैसा होता है? लवणीय क्षारीय का रंग होता है आपका भूरा। कैसा होगा? भूरा। तो ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें होती हैं आपकी लवणीय मृदाओं का वर्गीकरण। प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे? आपसे प्रश्न पूछेगा लवणीय और क्षारीय मृदा में अंतर लिखिए।
प्रश्न क्या पूछेगा, लवणीय और क्षारीय मृदा में अंतर लिखिए। तो अंतर कैसे होगा, लवणीय मृदा का पीएच मान 8.5 से कम, क्षारीय का 8.5 से अधिक, इसकी विद्युत चालकता 4.7 प्रति मीटर से अधिक, इसकी 4.7 प्रति मीटर से कम, इसकी ईएसपी 15% से कम, इसकी ईएसपी 15% से अधिक, इसका रंग सफेद, इसका रंग काला। आप आसानी से इनमें अंतर लिख सकते हो। या फिर पूछ लेगा लवणीय मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है, तो 4.7 प्रति मीटर से अधिक, क्षारीय मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है, तो 4.7 प्रति मीटर से कम। इस तरीके से आपको यहां से इस पॉइंट से जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। तो यहां तक हमने दोनों ही चीजें इस चैप्टर की क्लियर कर ली, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा। क्या कर लिया हमने, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा और एक अम्लीय मृदा, तीनों ही चीजें हमने यहाँ पर क्या कर ली, इस क्लास में क्लियर कर ली। अब हमारे छोटे छोटे पॉइंट बचे, विद्युत चालकता, एक विन्मयशील सोडियम प्रतिशतता, एक सोडियम अधिशोषण अनुपात, और एक क्या बचा हमारा, एक जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा वो था हमारा RSC यानी रेजिड्यूशियल सोडियम कार्बोनेट या अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी हमारा नेक्स्ट जब भी टाइम मिलेगा तो हम अगली क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।